हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज 19th ऑफ मार्च एंड 19th ऑफ मार्च करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है, अगर उसने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले। क्लियर? देखना कहीं अनसब्सक्राइब ना हो जाए। बेल आइकन से क्या होगा कि मेरे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब ये चैनल रेगुलर बेसिस पर चल रहा है, आपको मालूम है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो भी आ रहे हैं। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लियर? देखते हैं। फर्स्ट न्यूज होगी इजराइल वॉयलेट सीज फायर एंड स्ट्राइक ऑन गाजा स्ट्रिप। जैसे आप जानते हो कि 2 मंथ अगो इसराइल एंड हमास ने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था। अब इन्होंने क्या किया, इसराइल ने फिर से स्ट्राइक कर दिया, एयर स्ट्राइक ऑन गाजा स्ट्रिप पर। कितने मर गए हैं ये मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? और ऐसा क्यों कर रही है इसराइल, क्या रीजन है वो भी क्लियर करूंगा। देन आफ्टर रशिया रेडी ऑन 30 डेज सीज फायर प्लान ऑफ यूक्रेन। क्या है कि आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अभी यूक्रेन ने 30 डेज का सीज फायर प्लान रखा था, बट रशिया कंफर्म नहीं थी, रशिया ने कुछ नहीं बोला था उसके बारे में। अब रशिया ने कंफर्म कर दिया है, अब कंडीशन रखी है, वो कंडीशन क्या है वो मैं क्लियर करूंगा। देन आफ्टर वोटर आईडी लिंक्ड विद आधार कार्ड इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म। आपको मालूम है मैंने प्रीवियस लेक्चर में 3-4 दिन से आपको डेली न्यूज कवर कर रहा हूं रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म। अब क्या है, इलेक्शन कमीशन ने जो मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने बोला है कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से कनेक्ट किया जाएगा, और डिटेल में थोड़ा बहुत समझाऊंगा। और न्यूज़ क्या है, क्लियर? देन आफ्टर इंडिया एंड न्यूजीलैंड स्टार्टेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इन 60 डेज। जैसे आप जानते हो कि न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन इंडिया आए हुए हैं, और इन्होंने क्या बोला था, मैं आपको 2-3 लेक्चर से बता रहा हूँ कि इंडिया और न्यूजीलैंड की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बड़ा डिस्कशन हो रहा है। और अब इनका स्टेटमेंट आया न्यूजीलैंड के पीएम का कि 60 डेज के अंदर एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इवन इसके साथ साथ फ्री ट्रेड स्टार्ट भी हो जाएगा। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कौन कौन से प्रोडक्ट है। इंडिया एंड मलेशिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल मीटिंग। देखो आप जानते हो इंडिया और मलेशिया में मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल की मीटिंग हुई है। अब मलेशिया से हमारे रिलेशन कैसे हैं और ये क्या चाहते हैं, किस किस चीज पर कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ये आपको सब क्लियर करूंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो इसराइल एयर स्ट्राइक ऑन गाजा स्ट्रिप। देखो क्या है कि इसराइल है ना, इसराइल ने क्या किया था, 2 मंथ अगो क्या एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था। सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था विद पैलेस्टाइन। क्या किया था, इसमें यह बोला गया था कि हम अटैक नहीं करेंगे, ना ही तुम अटैक करोगे, और जो भी आपके यहां पर आपने अरेस्ट कर लिया हमारे सिटीजन, या फिर हमारे सिटीजन आपके यहाँ जेलों में हैं, उन सभी को रिलीज कर दिया जाएगा और उनकी फैमिलियों को वापस उनको सौंप दिया जाएगा। क्लियर? बट 2 महीने हो गए, 2 महीने बाद इसराइल ने फिर से अटैक कर दिया है ऑन गाजा स्ट्रिप पर। गाजा स्ट्रिप जिसमें 400 पैलेस्टीनियन किल्ड हो गए हैं। याद रखोगे? क्लियर? 400 लोग मर गए गाजा स्ट्रिप पर। याद समझ रहे हो मेरी बात को? ये रीजन है। बट ऐसा इसराइल कर क्यों रही है भाई? देखो जैसे आप जानते हो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यूएसए ने अभी क्या किया था, यूएसए ने यमन पे अटैक किया था, यमन कंट्री में अटैक किया था। कहां पर? हाउतीज। क्यों भाई इन पे क्यों किया अटैक? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, ये रेड सी पर ट्रेड का डिस्रप्शन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रेड सी पर ट्रेड का डिसरप्शन कर रहे थे। जैसे क्या है कि इन्होंने हाउतीज ने क्या करा था, एक यूएसए का कैरियर जा रहा था, कहां से, वीकेंड से, रेड सी से, तो उसको वीकेंड से अटैक कर दिया था। तो इसी बात से यूएसए अड़ गई थी, और यूएसए ने अटैक करा किस पर? यमन पर और हाउतीज पर। तो कई सारे लोग, मैंने पढ़ा था जब तक 31 थे, 31 हाउतीज पीपल डाइड भी हुए थे इस अटैक में। और देन आफ्टर फिर हाउतीज का स्टेटमेंट आया था कि हमने फिर से अटैक कर दिया है, बट यूएसए ने कंफर्म नहीं किया था, वो झूठ बोल रहे थे। क्लियर? मुझे भी ऐसा लगता है। और आप जानते हो कि हाउतीज जो है ना, ये ईरान के सपोर्टर हैं, ईरान इनको सपोर्ट करता है, और ईरान इनको सपोर्ट करता है। और ये भी आप जानते हो कि ईरान और इसराइल की कभी बनती नहीं है। जैसे आपको मालूम है जब इसराइल ने लेबनान पर अटैक किया था, लेबनान पर, तो ईरान ने भी कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी थी इसराइल के ऊपर। तो इसराइल और ईरान का 36 का आंकड़ा है। और क्या है, ये कौन है हाउतीज? ये है कौन? ईरान के बैक। तो डेफिनेटली ये भी इसराइल के दुश्मन होंगे। और यूएसए पूरा सपोर्ट करता है किसका? इसराइल का। हमेशा यूएसए बैक्ड इसराइल
हमेशा देखना, चाहे इसराइल कुछ भी करे, यूएसए उसका सपोर्ट करेगा इसराइल का। याद रखना, मिडिल ईस्ट में अगर सबसे अच्छा दोस्त है ना यूएसए का, वो इसराइली है। सबसे अच्छा दोस्त अगर माना जाए यूएसए का तो इसराइल दोस्त है उसका मिडिल ईस्ट कंट्रियों में। समझे मेरी बात को। और इसराइल, तभी इसराइल पर दम है कि वो यूएसए का उस पर बैक है उस पर यूएसए का, तो कुछ भी जो चाहता है वो जिस पर छोड़ता है मिसाइल। समझे मेरी बात को। अब क्या हुआ, इसका कंसिक्वेंस क्या निकला, इन्होंने क्यों किया अटैक। देखो क्या है कि यूएसए और इसराइल दोनों मिलकर क्या चाह रहे हैं कि जितने भी एंटी यूएसए हैं, जितने भी एंटी इसराइली हैं, जितने भी इनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उन सभी को खत्म करना। जैसे आपको मालूम है इसराइल ने किस पर, सीरिया और ईरान पर कई सारा अटैक किया। वहाँ पर जितने भी यमन में हाउतीज हैं और सीरिया में भी कई सारे हैं जो एंटी इसराइली हैं, उन सभी को कंट्रोल करा इसराइल ने। अब चाहती है गाजा स्ट्रिप में कंट्रोल करना, बट इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। समझे मेरी बात को। अब क्वेश्चन बनता है कि सर क्या होगा, जो गाजा स्ट्रिप में कई सारे हमास में 2 दर्जन इसराइली जो जेल में बंद हैं, उनको रिलीज अब कैसे करा जाएगा। देखो उनकी फैमिली ऑब्जेक्शन उठा रही है कि आप लोगों ने गलत किया, ये अटैक किया है, ये गलत किया है आप लोगों ने। क्यों गलत किया है, क्योंकि अब वो छोड़ेगा थोड़ी। अब उसने बोल दिया है, जो हमास है उसने बोल दिया है कि जो इसराइली हमारे पास है, अब ये समझ लो कि वो मर गए। ये बोला स्टेटमेंट में, ये मैं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा हूँ, मैं अनऑफिशियल कोई बात ही नहीं करता, मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है हमास ने कि जो इसराइली हमारे पास हैं वो मर चुके हैं, उनको ऐसे कंसीडर करो। और उनकी फैमिली को टेंशन हो गया भाई कि भाई अब तो मरे घोषित कर दिया उन्होंने, डेथ घोषित कर दिया। अब हालांकि बॉडी आएगी तब पता चलेगी, क्योंकि क्या है कि ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ किसी के बारे में, मुझे सिर्फ ओनली ये समझाना था कि इसराइल ने अटैक कर दिया है, एयर स्ट्राइक कर दिया ऑन गाजा स्ट्रिप पर, जिस पर 400 पैलेस्टाइन किल्ड हो गए हैं। क्लियर, ऐसा क्यों किया है। जैसे आप जानते हो यूएसए का बैक है इसराइल पर, यूएसए भी खत्म करना चाह रही है मिडिल ईस्ट में जितने भी एंटी यूएसए एंटी इसराइली है, उनको सभी को निपटाना चाह रही है। समझते हो मेरी बात को। और ईरान, आप जानते हो ईरान एंटी इसराइली है, एंटी यूएसए है, P5+1। इवन मैंने आपको कई सारी बताई, 2015 में P5+1 मीटिंग हुई थी, न्यूक्लियर वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रही थी ईरान, उसको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर बम पर काम कर रही थी, इसको कंट्रोल करने के लिए कई सारी बार बता चुका हूं, चलते बनाएंगे। रशिया रेडी ऑन यूक्रेन 30 डेज सीज़फायर, शुरू से बताऊंगा। देखो क्या है कि यूक्रेन जो है, इसने क्या किया था, जैसे ही आप जानते हो 20 जनवरी को क्या हुआ था, एक बड़ा ही अच्छा दिन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, हमारे लिए नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए। ये इस दिन यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए थे, इस दिन यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए थे और ये सबसे बड़े खुश हुए थे। देन आफ्टर उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिन बाद मेरा फोकस होगा रशिया और यूक्रेन का वार खत्म कराना, ठीक है। देन आफ्टर इनकी दोनों की मीटिंग हुई, भाई साहब कहाँ मीटिंग हुई, ओवल ऑफिस में, ओवल ऑफिस में दोनों की मीटिंग व्हाइट हाउस में हुई, बट उसको बोलते हैं हम हॉट मीटिंग। और यूक्रेन राजी नहीं हुआ, यूक्रेन बन गया पुष्पा इंडिया का पुष्पा की झुकूंगा नहीं। क्लियर, पुष्पा बन गए भाई साहब जेलेंस्की। बट ठीक है, देन आफ्टर वो गए, बाद में अकल आ गई इनको, समझने की बात है। तो इन्होंने क्या किया कि सऊदी अरेबिया में एक पीस टॉक रखी विथ यूएसए ऑफिशियल, यूएसए के ऑफिशियल से पीस टॉक रखी और रेडी हो गए कितना, 30 डेज के सीज फायर पर। बट यहां रशिया का कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, रशिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था यहां तक। क्लियर। देन आफ्टर उन्होंने बोला कि रशिया को रेडी करो। इसके बाद क्या हुआ कि फोन कन्वर्सेशन हुआ बिटवीन पुतिन साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीच में, कई सारा कन्वर्सेशन हुआ, कल ही कन्वर्सेशन हुआ है, कल या परसों कन्वर्सेशन हुआ है। और इसी कन्वर्सेशन में रशिया रेडी हो गई है कि हम रेडी हो गए 30 डेज सीज फायर के लिए। बट किस किस पर, ये भी कंडीशन जानिए। रशिया ने कंडीशन क्या रखी है, रशिया पुतिन साहब ने बोला है कि वी रेडी फॉर 30 डेज, जस्ट अ मिनट, फॉर 30 डेज सीज फायर। क्या है, वी रेडी फॉर 30 डेज सीज फायर अगेंस्ट किस लिए, पूरा सीज फायर नहीं कराया इन्होंने, अगेंस्ट
एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूएसए के एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ओ सॉरी यूएसए नहीं, सॉरी यूक्रेन, ये क्या यूएसए आ गया, इतनी सारी कंट्रियां हो गई हैं। तो यूक्रेन के जितने भी एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे उन पर 30 डेज का सीज फायर के लिए रेडी हो गई है। बट और कंडीशन क्या रखी है रशिया ने? पुतिन साहब ने बोला है कि कंट्रोल यूक्रेन टू मोबिलाइज सोल्जर्स and we can say arm and ammunition against रशिया। समझे? पहली कंडीशन क्या रखी है कि रशिया ने बोला है कि यूएसए से कि उनसे बोल देना यूक्रेन से कि जो ये सोल्जर को मोबिलाइज कर रही है, आर्म एंड एम्यूनिशन को मोबिलाइज कर रही है अगेंस्ट रशिया, उसको रोक ले। देन आफ्टर दूसरी कंडीशन क्या रखी? दूसरी कंडीशन रखी है कि कंट्रोल ऑन फॉरेन मिलिट्री एड एंड इंटेलिजेंट सर्विस टू यूक्रेन। समझे मेरी बात को? दूसरी कंडीशन क्या रखी है कि रशिया ने बोला है कि दो कंडीशन रखी है। सबसे पहला बोला है पहली कंडीशन में कि यूक्रेन से बोले कि जो मोबिलाइज कर रही है सोल्जर और आर्म एंड एम्यूनिशन उसको बंद कर दे। समझे मेरी बात को? और दूसरी कंडीशन रखी कि जो फॉरेन मिलिट्री एड मिल रहा है और इसके साथ जो वी कैन से इंटेलिजेंट सर्विस मिल रही है फॉरेन की, उसको भी यूक्रेन बंद कर दे, तभी सीज फायर हो पाएगा 30 डेज का। समझे? दोनों राजी हो गए, वार खत्म होने वाला है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कई बार बोल चुका हूं आपसे, आपको पता है। चलते अपन आगे। क्या है? वोटर आईडी लिंक्ड विद आधार कार्ड। देखो क्या हुआ था कि जैसे आपको मालूम होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक वोटर फोटो आईडी नंबर होता है। क्लियर? अब क्या हुआ था, ये क्या है, कई सारे सिमिलर हो रहे थे और कई बार तृणमूल कांग्रेस ने भी इसके एक दो एग्जाम्पल दे दिए। तृणमूल कांग्रेस कौन है? ये वेस्ट बंगाल की पार्टी है और ममता बनर्जी इनकी हेड है। ममता बनर्जी, वेरी पावरफुल लेडी ममता बनर्जी। क्लियर? तृणमूल कांग्रेस। क्लियर? ये क्या किया इन्होंने, तृणमूल कांग्रेस ने, इन्होंने कई सारे जो इलेक्ट्रॉल फोटो आईडी नंबर थे वो सिमिलर बता दिए। किसको? इलेक्शन कमीशन को। एक एग्जांपल देती है इलेक्शन कमीशन को। और इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने बोला इनसे, उन्होंने बोला कि कई सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है वोटर में, इवन जो रूलिंग पार्टी है वो ऐसा कर रही है। बट इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई क्या आया? इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप जो समझ रहे हो वैसा नहीं है। देखो नंबर सेम हो सकते हैं बट वो वोट तो अपने पोलिंग बूथ पर ही देगा ना। नंबर सेम हो सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि एक ही पोलिंग बूथ पर नंबर सेम है। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक ही पोलिंग बूथ पर नंबर सेम है। तो इसका भी रिजोल्यूशन करा जाएगा। बेफिक्र रहिए, कुछ हो गई होगी प्रॉब्लम। बाद में जो स्टेट लेवल के इलेक्शन होते हैं जैसे पंचायत के या जो भी म्यूनसिपल पार्टी के, म्यूनसिपल काउंसिल के, तो ठीक है पार्टी कह रहा हूँ, म्यूनसिपल काउंसिल के, तो इनके इलेक्शन जो होते हैं इसमें कुछ डिसिमिलरिटी हो गई होगी वोटर आईडी में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अभी इस बार नई प्रोसेस निकाली है और मुझे लगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म में ये सबसे अच्छी प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि सारी पार्टी के चीफ को दिल्ली बुलाया मीटिंग के लिए। क्या बुलाया? दिल्ली बुलाया और उन सब की प्रॉब्लम सुनी गई कि आपको क्या क्या लगता है, क्योंकि इंडिया हैज ऑलरेडी डिक्लेयर दैट इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हालांकि अकेली कंट्री नहीं है, कई सारी कंट्री है, बट मुझे लगता है कि इंडिया एक सबसे बड़ी कंट्री है जहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। क्योंकि क्या है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्लोबली, और जिस भी कंट्री में पॉपुलेशन इतनी होती है वहां पर इलेक्शन कराना इज अ डिफिकल्ट टास्क, जैसे यू नो वेरी वेल। और इंडिया इस काम को इतने आसान तरीके से कर रही है इलेक्शन को, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रही है। तो ये बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है इंडिया के लिए।
अब ठीक है, वो अलग बात है। तो मीटिंग करी गई, इलेक्शन कमीशन ने कई सारी पार्टी के चीफ बुलाए गए। चीफ बुलाने के साथ क्या बोला गया कि बताइए क्या कर रहा है। तो जो कई सारी पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि जो इलेक्ट्रल आईडी नंबर है ये कई सारे सिमिलर है इंडिया में। तो उन्होंने बोला कि आप बेफिक्र रहिए, अब क्या करेंगे हम, जो वोटर आईडी कार्ड है उसको आधार कार्ड से कनेक्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, वोटर आईडी को आधार कार्ड से कनेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि सिमिलर नंबर है, वो जो डुप्लीकेशन हो रहा है ये सब रिड्यूस हो जाएगा। और या तो पर्सन वोटर आईडी का यूज करके या फिर आधार कार्ड का यूज करके उसकी आइडेंटिटी की जा सकती है। तो जितने भी आधार कार्ड होंगे, जितने भी पर्सनों का वोटर आईडी होंगे, उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा आधार कार्ड से, क्योंकि आधार कार्ड तो सिमिलर नहीं है, आधार कार्ड के नंबर सिमिलर नहीं है, आधार कार्ड तो डिफरेंट होंगे। तो वोटर आईडी से अगर आधार कार्ड कनेक्ट हो जाएगा तो इसकी बेनिफिट कई सारे मिल जाएंगे। समझे मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे। अब सर क्वेश्चन बनता है कि सर अभी एक पेटिशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, एक एनजीओ है जिसका नाम है क्या नाम है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। यस, एसोसिएशन अच्छी है एनजीओ, बढ़िया एनजीओ है, अच्छी बात करती है, एसोसिएशन ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इन्होंने भी कई सारी पेटिशन लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक फॉर्म बताया था, क्या फॉर्म बताया था, फॉर्म 17C के बारे में बताया था। ये क्या होता है, ये इलेक्शन में फॉर्म 17C। देखो मैंने आपको बताया था कि फॉर्म 17C क्या होता है। देखो जैसे आप जानते हो कि पोलिंग बूथ पर इलेक्शन वोटिंग डालने जाते हैं कई सारे लोग, जैसे मेरे घर के पास भी कई सारे पोलिंग बूथ बने हैं, 1 या 2 पोलिंग बूथ वहाँ पर जाते हैं। तो क्या होता है, जब वोटिंग डल जाती है, वोटिंग हो जाती है, तो फॉर्म भरा जाता है एक, जिसको बोलते हैं फॉर्म 17C। ये फॉर्म क्या होता है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि कितने लोगों ने वोट दिया है और कितने लोग एब्सेंट रहे हैं और कितने % वोटिंग हुई है। तो क्या था, ये पहले पब्लिक नहीं होता था, इसको पहले पब्लिक नहीं करते थे। तो ये कई सारा ऑब्जेक्शन भी उठाता कि आप पब्लिक क्यों नहीं करते हो ये फॉर्म को इस तरीके से। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला करते हैं, बट हम लेट करते हैं, इमीडिएटली नहीं करते हैं। क्लियर, क्योंकि डेटा कलेक्ट करने में फ्रॉम डिफरेंट पोलिंग बूथ इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क और दी लेट प्रोसेस। समझे मेरी बात को। तो क्या है कि ये पेटिशन गई ADR की सुप्रीम कोर्ट में, बोला गया कि जो फॉर्म 17C है इसको पब्लिकली ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी इलेक्शन कमीशन डाले फॉर्म 17C को, जिससे क्या हो, लोगों को पता चल चुके कि किस पोलिंग बूथ पर वीकेंड से कितने वोट डले हैं, कितने लोग एब्सेंट हुए हैं, जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी एनहांस होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बिल्कुल राइट बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को हम डायरेक्ट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जैसे ही इलेक्शन हो जाए कहीं भी, फॉर्म 17C को पब्लिक कर दे। अथेंटिक करना, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए फॉर्म 17C में। स्कैन करके उसे अथेंटिक करो, उसे अपलोड करो और पब्लिक करो अपनी ऑफिशियल साइट में। दैट द मेन मोटिव। समझे मेरी बात को, ये रिफॉर्म है। तो आपको इलेक्ट्रल रिफॉर्म का क्वेश्चन आता है तो ये मेंशन करके आना है, मेरी गारंटी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलते आगे। देखो इंडिया एंड न्यूजीलैंड स्टार्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इन 60 डेज। क्या है कि जैसे आप जानते हो कि न्यूजीलैंड के अभी PM आए थे कहां पर, इंडिया में। क्लियर, इनका नाम है क्रिस्टोफर, नाम अच्छा है वैसे, अंग्रेजों का इतना नाम खतरनाक होता है कि लिख भी नहीं पाता। क्रिस्टोफर लक्सन, ये न्यूजीलैंड के PM का नाम है, ये इंडिया आए थे। क्लियर, और न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में बड़ा ही डिस्कस हो रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, क्योंकि 10 साल से डिस्कस ही हो रहा है पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पिक्चर में नहीं आया है। 10 साल से डिस्कस हो रहा है। इसका एक कारण था कि न्यूजीलैंड एक्सपर्ट इन डेयरी सेक्टर, क्या है, न्यूजीलैंड एक्सपर्ट है डेयरी सेक्टर में। और इंडिया अगर डेयरी सेक्टर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया तो न्यूजीलैंड के डेयरी सेक्टर के प्रोडक्ट इंडिया में आएंगे और वो हमारे जो मार्जिनल फार्मर हैं, जो कि एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व हैं, जो कि डेयरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, उनको एडवर्सली इफेक्ट करेगा। समझे मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे। बट क्या हुआ है कि अब जो आ गए भाई साहब, तो डेफिनेटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। इनका कहना है कि डेफिनेटली मैं आपको लिख के देता हूं, न्यूजीलैंड बोले कि मैं आपको लिख के देता हूं कि 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में। इवन इसके साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेड भी स्टार्ट हो जाएगा इंडिया न्यूजीलैंड में। अब देखो कौन कौन से पॉइंट हैं, तो देखो आप जानते हो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कई सारे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी सेक्टर, वाइन्स, क्लियर, कई सारी चीजें हैं जो ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल मुझे बताना था और कुछ नहीं है। रायसेना डायलॉग में इन्होंने बोला ये वाली बात, और आप याद रखना न्यूजीलैंड के पीएम चाहते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी जल्दी साइन हो जाए। क्लियर, समझ चलते अपन आगे। देखो इंडिया मलेशिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल मीटिंग, देखो क्या है कि इंडिया और मलेशिया की मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल मीटिंग हुई, जिसमें क्या बोला गया कि इंडिया एंड मलेशिया अपने रिलेशन को एनहांस करेगी, बायलैटरल रिलेशन को एनहांस करेगी। कैसे एनहांस करेगी? देखो आप जानते हो कि मलेशिया में सेमीकंडक्टर का बड़ा ट्रेंड है। वी कैन से इंडिया एंड मलेशिया साइंड सेमीकंडक्टर एग्रीमेंट, इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दिस। सर ये तो बताइए कि जो आसियान कंट्री हैं, जैसे आप जानते हो कि आसियान में 11 कंट्री हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि 10 कंट्री हैं, सर आप झूठ बोल रहे हो, आपको कुछ नहीं आता। तो 10 कंट्रीज नहीं है, एक कंट्रीज और ऐड हो गई थी बाद में, आइलैंड कंट्री थी, ठीक है। 10 कंट्री मान लो, चलो ठीक है आप बोलो तो 10, बट 11 है, ठीक है, 11 कंट्री हैं आसियान में। तो क्या है दोस्तों कि आसियान में अगर देखा जाए, इंडिया आसियान आ जाता है, आसियान प्लस में इंडिया है, आसियान प्लस में आसियान में नहीं है। इंडिया और आसियान का अगर ट्रेड देखा जाए तो इंडिया और मलेशिया इज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विथ इंडिया अमोंग आसियान कंट्री। अगर देखा जाए तो आसियान कंट्री में जितनी भी कंट्रियां हैं उनके साथ ट्रेड देखा जाए तो मलेशिया ऐसी कंट्री है जिससे थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड है इंडिया का। और कितना है अप्रोक्सीमेटली 20.2 बिलियन डॉलर, इतना ट्रेड है इंडिया और मलेशिया का। समझे मेरी बात को? समझे? अब इसको और अनाउंस करना है तो सर आसियान में पहली कंट्री कौन सी है जिससे हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड है? पहली कंट्री है इंडोनेशिया। प्रबीतो सुबांतो इज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडोनेशिया, जो कि 26 जनवरी को चीफ गेस्ट थे हमारे इंडिया में। क्लियर, समझ गए मेरी बात को? तो यही कहानी है मलेशिया में और स्ट्रॉन्ग करना रिलेशन को। क्लियर। नेक्स्ट है कर्नाटका ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अमेंडमेंट बिल। अभी क्या हुआ है, कर्नाटका पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है। ये सिंपल मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। कर्नाटका पार्लियामेंट में अभी एक बिल पास हुआ है जिसका मेन मोटिव है प्रोवाइड दी 4% रिजर्वेशन टू मुस्लिम पॉपुलेशन इन कंस्ट्रक्शन वर्क। क्लियर? और सिविल वर्क। सिंपल ये मोटिव है इस रिजर्वेशन का कि रिजर्वेशन देना, मुस्लिम लोगों को 4% रिजर्वेशन देना है। इस बिल का मेन मोटिव है और ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपल आपको याद रखना है, ये बिल का नाम कर्नाटका ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अमेंडमेंट बिल 2025। समझे मेरी बात को? तो इसी के साथ 19 मार्च के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और बेल आइकन जरूर दबा लेना जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।